नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों एक टॉक्सिक गैस है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और हमको क्या सेफ्टी रखना है, हमको क्या ध्यान रखना है जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ डील करते हैं। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है दोस्तों, और ये टॉक्सिक है तो इट इज हाई एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस दोस्तों। दूसरी बात, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कोई केमिकल है तो वो है हाइड्रोजन साइनाइड, और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड वो सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट टॉक्सिक केमिकल जो है, जो गैस है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। और हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उससे भी दोस्तों ये 5 से 6 गुना ज्यादा टॉक्सिक होता है दोस्तों। और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं उन सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो डेथ होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों। इसलिए डेथ सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को ढंग से यूज नहीं करेंगे, ढंग से उसको नहीं समझेंगे तो डेथ सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा दोस्तों। आप थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो बड़े बड़े डिजास्टर हो चुके हैं दोस्तों। चाइना के अंदर 23 दिसंबर 2003 के अंदर दोस्तों एक ब्लो आउट हुआ था। मतलब एक जो पेट्रोलियम का जो गैस, पेट्रोलियम जहाँ से प्रोड्यूस होता है क्रूड पेट्रोलियम, वहां पे ब्लो आउट मतलब अंदर जितना था वो पूरा हाइड्रोकार्बन बाहर निकल गया था, ब्लो आउट। और उसके अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हुआ था। और दोस्तों उसी की वजह से 243 डेड दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फिगर है। और इसीलिए ये चाइना का आज तक का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है दोस्तों। तो आप इसका मेन रीजन क्या था? रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा दूसरा देख लेते हैं कि 1974 से 76 यानी कि 2 साल के अंदर अंदर 26 लोगों की जानें गई थी बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों। हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग की वजह से 1980 में 19 लोगों की जान गई थी सऊदी अरेबिया में। तो जहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपोजर ज्यादा होता है और वहां पे ये सारी डेथ होती है दोस्तों। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड कितना टॉक्सिक है दोस्तों। अभी हम लोग जानेंगे उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हाइड्रोजन सल्फाइड के सोर्स क्या होता है वो भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको H2S यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर एटम। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2S। केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में वो अपने को गैसियस फॉर्म में मिलता है दोस्तों। उसका मोलिकुलर वेट है 34, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.19। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों ये एयर से हैवी है। उसका बॉइलिंग पॉइंट है -60.33 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। आप NFPA डायमंड में देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ हजार्ड 4 है। 4 हेल्थ हजार्ड मतलब इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। और फायर हजार्ड भी कितना है? 4 है। दैट इज हाईली फ्लेमेबल दोस्तों। रिएक्टिविटी 0 है और कोई स्पेसिफिक हजार्ड इसका नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होता है दैट इज हाईली टॉक्सिक एंड हाईली फ्लेमेबल दोस्तों। कॉमन नेम्स हाइड्रोजन सल्फाइड के अलग अलग नाम्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन को कौन से नाम से बुलाया जाता है।
यूके के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड में पीएच होता है, और जब यूएस में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे एफ लिखते हैं। रोटन एग गैस, सोर गैस, स्टिंग, डंप, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, स्वैम्प गैस, सल्फर हाइड्राइड, काफी सारे नाम है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी आपको जानने को मिलेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला क्या है, इट इज ए कलरलेस दोस्तों। अगर कहीं पर हाइड्रोजन सल्फाइड लीक होता है तो अपने को कलर से पता नहीं चलेगा दोस्तों, ये बहुत ही डेंजर है। दूसरा, उसका जो स्मेल होता है दैट इज रोटन एग, एक सड़ा हुआ एग होता है, वैसा आपको स्मेल आएगा जब हाइड्रोजन सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम होगा दोस्तों। तीसरा, जब कंसंट्रेशन 100 ppm को क्रॉस कर जाएगा तो इट पैरालाइजेस द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब अपने को उसकी स्मेल से पता ही नहीं चलेगा। हमारा जो स्मेल का जो सेंसिंग, हमारा जो नोज जो सेंस करता है स्मेल, वो सिस्टम को ही वो पैरालाइज कर देगा, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कि हाइड्रोजन सल्फाइड लीक होता है। दूसरा, इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ही पॉइजनस गैस है दोस्तों, हेवियर देन एयर है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.19 है दोस्तों। डिस्पर्स बाय विंड मूवमेंट और एयर करंट, ये तो होगा ही, जब गैसियस फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस रहेगा तो इट विल डिस्पर्स विथ मूवमेंट ऑफ एयर और गैस दोस्तों। जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न होता है तो वो ब्लू फ्लेम दोस्तों दिखता है, और उसके बाद इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 गैस है वो भी दोस्तों हाईली टॉक्सिक गैस है। इससे अपने को दोस्तों जानने को ये मिलेगा, आपको ये समझना है कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड लीक होता है तो टॉक्सिक तो है ही, अगर वो हाईली फ्लेमेबल भी है, अगर वहां कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाता है तो फ्लेम उसका प्रोड्यूस होगा, जलने लगेगा, और उससे जो गैस निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी टॉक्सिक है। मतलब दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर सिचुएशन हो जाएगा। अभी हम लोग फ्लेमेबिलिटी की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 4.3% एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 46%। मतलब कि ये भी बहुत ही वाइड रेंज है दोस्तों फ्लेमेबिलिटी का, ये बहुत ही कोरोसिव केमिकल है। सॉल्यूबल इन ऑयल एंड वाटर, सॉल्युबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है दोस्तों, यहाँ पे आप सिंबल में भी देख सकते हो, इट इज हाईली टॉक्सिक, हाईली फ्लेमेबल एंड हाईली कोरोसिव दोस्तों। दोस्तों इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखो ये शक्कर रॉड पंप दिख रहा है कि जहां पर पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, और अगर वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड लीक होता है तो देखो ये विंड की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और मूव होते 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 यहाँ पे जो गड्ढा आया वो गड्ढा के अंदर दोस्तों ये सेटल हो गया है। और जब भी कोई बंदा चलते 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 जाएगा यहाँ से और जैसे गड्ढे में पहुंचेगा तो वहां पे उसको हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सपोजर हो जाएगा और उसको डेथ भी हो सकती है दोस्तों। तो जब भी कोई टॉक्सिक गैस होता है, हेवियर देन एयर होता है, तो हमेशा ऐसे गड्ढे में जाके सेटल होता है दोस्तों, जब भी वो डिस्पर्स होता है। आपने जान ही लिया कि हाइड्रोजन का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 4.3 और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 46% दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक लाइन है, इस लाइन के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास हो रहा था और इस पॉइंट पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लीक होता है दोस्तों। लाइन के अंदर 100% हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो अब होगा क्या, विंड के डायरेक्शन में वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। तो जब सपोज यहाँ पे जो विंड है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे विंड का इसको मिलेगा एक्सपोजर तो वो इस दिशा में ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा।
तो धीरे धीरे जैसे राइट से लेफ्ट की साइड जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन उसका कम होगा, और इस पॉइंट पे उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 46% दोस्तों। 46% उसका क्या है, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो यहाँ से उसका फ्लेम होने का, एक्सप्लोजन होने का चांसेस शुरू हो जाता है, उसकी रेंज। और फिर जब जब वो ट्रैवल करेगा तो कंसंट्रेशन फिर से कम होता जाएगा, और इस लोकेशन पे उसका हो जाएगा 4.3% दोस्तों। तो ये जो रेंज है हमारा 4.3 से 4.6 वाला, दैट इज एक्सप्लोजिव रेंज दोस्तों। और जैसे ही एलईए लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट से आगे जाएगा तो यहाँ पर भी एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा इस डायग्राम से। अभी दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस, उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 260 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जब बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है दोस्तों। हाइड्रोजन सल्फाइड इज soluble बोथ इन वाटर एंड ऑयल दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब एटमॉस्फेरिक में टेम्परेचर रहेगा तब उसका सॉल्युबिलिटी कितना है 2950, और जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ा उसका सॉल्युबिलिटी कम हुआ दोस्तों, 1900 से लेके 1800 तक पहुंच गया। सो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, या जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारा H2S जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है वो वहां से लिबरेट होना शुरू हो जाएगा, एंड इज एडिटेड depressurized and gas can be released दोस्तों। solubility decreases as temperature of the liquid increases, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा solubility कम होती जाएगी दोस्तों। एक्स्ट्रा केयर जब भी गर्मी के दिन होते हैं उस टाइम पे अपने को ध्यान देना बहुत जरूरी। पायरोफोरिक क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पायरोफोरिक मटेरियल्स मीन्स any material which ignites spontaneously or burns spontaneously when exposed to air। जब भी पायरोफोरिक मटेरियल को एयर मिलेगा वो तुरंत जलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। सो आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड भी एक पायरोफोरिक मटेरियल है दोस्तों। तो आयरन सल्फाइड कब बनता है, जब स्टील कम्स इन कांटेक्ट विद H2S। when steel comes in contact with H2S in absence of oxygen, अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई पाइपलाइन है स्टील का, उसके अंदर H2S गैस पास हो रहा है और वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड। when formed as a corrosion product in this way, it is usually very finely divided and oxidized rapidly on exposure to oxygen। और जैसे दोस्तों जो आयरन सल्फाइड बना हुआ है, अगर उसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर होगा एयर के अंदर, इट जनरेट लॉट ऑफ हीट्स। ठीक है दोस्तों, इट जनरेट लॉट ऑफ हीट एंड पायरोफोरिक आयरन कैन ऑटो इग्नाइट दोस्तों। पायरोफोरिक आयरन ऑटो इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा। This can cause an explosion or fire if hydrocarbon together with air are present। पायरोफोरिक आयरन सल्फाइड होता है तो उसमें अपने को दोस्तों बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। तो ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हेन ओपनिंग एन इक्विपमेंट टू एन एटमॉस्फेयर। जब भी कोई वेसल ओपन करना होता है, कोई पाइपलाइन ओपन करता है, उसका फ्लैंज जॉइंट ओपन करना होता है दोस्तों, या मैन होल ओपन करना होता है, तो अपने को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। ऑक्सीजन विल रिएक्ट डायरेक्टली विद पायरोफोरिक डेब्रिस, जो कचरा पड़ा होता है उसके साथ रिएक्ट होकर देगा इन, और अगर वहां पे हाइड्रोकार्बन गैस है तो वहां पे दोस्तों एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत बड़ा फायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया है।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? तो जब भी अपने को पता है कि इसके अंदर पायरोफोरिक मैटर का प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है, कंबस्टेबल मटेरियल है वहां पे, एंड इग्निशन सोर्स आर कंबाइंड, दे विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों। तो when removal of hydrocarbon, that is by nitrogen purging, वहां पे हम लोग जब नाइट्रोजन पर्ज करेंगे तो उससे हाइड्रोकार्बन जो गैस होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, एंड हमारा जो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन इज ऑल्सो रिड्यूस दोस्तों। एंड डैम्पनिंग डाउन विथ वाटर विल रिटार्ड द रिएक्शन, ठीक है, एंड अलाउ सेफ रिमूवल ऑफ डेब्रिस। वहां पे डैम्पिंग, जब पानी डालेंगे तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहेगा। एंड दिस में विद ओनली प्रैक्टिकल मेथड इन लार्ज, जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन होते हैं वहां पे यही दोस्तों टेक्निक ट्रिक यूज करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड इतना डेंजर गैस है, लेकिन वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, कहाँ पे उसका प्रेजेंस होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो नेचुरल सोर्सेस आर देयर। हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रोड्यूस इन नेचर प्राइमरली थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय बैक्टीरिया। जब ऑर्गेनिक मटेरियल का जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तभी हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। इट में डेवलप इन लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट सच एज बॉग्स, स्वैम्प्स, पॉल्यूटेड वाटर में भी वो बनेगा दोस्तों। द गैस ऑल्सो अकर एज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सल्फर डिपोजिट्स, वोल्केनोस गैसेस, वहां पर भी आपको H2S मिलेगा। अभी इंडस्ट्रियल सोर्स में बात करेंगे तो H2S इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के तौर पे ये प्रोड्यूस होता है दोस्तों। एंड एज ए बाई प्रोडक्ट जब भी H2S मिलेगा तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों। Where do we find H2S? So sources are oil and gas explosion producing और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देख सकते हो दोस्तों। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स सेकंड, थर्ड अंडरग्राउंड माइनिंग, फोर्थ केमिकल प्लांट्स, फिफ्थ सीवेज एंड स्टेगनेंट वाटर दोस्तों। वेयर डू वी फाइंड दोस्तों? ड्यूरिंग एक्सीडेंटल रिलीज, ठीक है, जब भी ऐसे कोई फैसिलिटी में हम लोग यूज करते हैं वहां पे अगर कोई एक्सीडेंटल रिलीज होता है तब भी मिलेगा दोस्तों। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन, जब भी हमको कोई वेसल एंट्री लेना होता है, डिसलर्जिंग करते हैं, वाल्व का मेंटेनेंस करते हैं, तो वहां पर भी एक्सपोजर हो सकता है दोस्तों। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, जब वेंटिंग ऑफ द टैंक एंड सैंपलिंग के टाइम पे भी दोस्तों एक्सपोजर हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे अपने को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के तौर पे BS सेट पहनना बहुत ही अनिवार्य होता है। H2S एक्यूमुलेट लोकेशन, जब भी हम लोग ड्रिलिंग रिग पे काम करते हैं तो वहां पे H2S कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा दोस्तों? तो एक ब्लो आउट प्रिवेंटर BO पे भी हो सकता है, शेकर पे हो सकता है दोस्तों, ठीक है, मड पिट पे हो सकता है, चॉक मैनिफोल्ड में भी हो सकता है दोस्तों, उसमें होता है, तो काफी ऐसे जगह पे हो सकता है दोस्तों। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड कितना डेंजर है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट टू डूज एंड व्हाइल वर्किंग विथ H2S एरिया। पहला क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप अटेंड करोगे, आपको सारा नॉलेज लोगे H2S एंड SO2 गैस के बारे में, नॉलेज ऑफ H2S डिटेक्टर कहाँ पर है, सेंसर कहाँ पे लगाना है, पर्सनल मॉनिटर अपने को यूज करना है, अपने को विंड डायरेक्शन पता होनी चाहिए, विंड शॉक हमेशा अपने ध्यान में होना चाहिए। हमेशा दोस्तों बड़ी सिस्टम यूज करिए, दो जने साथ में जाइए, तो अगर किसी को एक्सपोजर होता है तो दूसरा बंदा इमरजेंसी के लिए कम्युनिकेट कर सकता है, उसको हेल्प कर सकता है। नो हाउ टू वियर एंड ऑपरेट BS सेट पहनना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वो अपने को आना चाहिए। फैमिलियराइजेशन एंड ब्रीफिंग एरिया, मस्टर पॉइंट, एग्जिट गेट अपने को पता होने चाहिए। फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों।
अगर आपकी इंडस्ट्री में इवैक्यूएशन प्रोसीजर कहाँ है, आपका असेंबली पॉइंट कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ वेंटिलेशन इक्विपमेंट कन्फाइंड स्पेस के लिए बहुत ही जरूरी है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। एंड रेगुलर एस्केप ड्रिल, इवैक्यूएशन ड्रिल आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए, H2S की सेफ्टी को नेग्लेक्ट मत करिए, कभी अकेले में काम मत करिए, गेट लेजी इन चेकिंग पर्सनल मॉनिटर, आपका जो सेंसर होता है उसको आप ढंग से यूज करिए। जब भी कन्फाइंड स्पेस में एंटर होते हो तो वहाँ पे गैस का मॉनिटरिंग, वहाँ पे गैस का टेस्टिंग होना बहुत ही जरूरी है। घबराइए मत दोस्तों, टैक्टफुली इसको हैंडल करिए एंड मेक अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू विदाउट RPE। कैरी ऑन वर्क इफ यू सस्पेक्ट एनी डेंजर। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे आपको सेफ्टी के, फायर के, हेल्थ एनवायरनमेंट के अलग अलग दोस्तों वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।